केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे और वहाँ पे जो मेन पॉइंट था कि हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग एज वेल एज इनहिबिटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एज पर डिमांड ऑफ आवर बॉडी। रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और सिमिलरली जो है इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये अपना इफेक्ट कहाँ पे डालते हैं? ये अपना इफेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे डालते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे अपना इफेक्ट डालेंगे और देन पिट्यूटरी ग्लैंड्स उसके अकॉर्डिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। वो हार्मोन्स डिफरेंट फंक्शन में परफॉर्म करेंगे और ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। आई होप आप सब ने हाइपोथैलेमस का वीडियो लेक्चर आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिए हाइपोथैलेमस का वीडियो लेक्चर और देन आफ्टर आप पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ सकते हैं। अगर आपने हाइपोथैलेमस का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। First point, the pituitary glands is a small pea-shaped glands located in the bony cavity called सिला टर्सिका। ठीक है, हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर बोन होता है सिला टर्सिका। ठीक है, वहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, बोनी कैविटी कॉल्ड सिला टर्सिका। ठीक है, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है। हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है और अटैच होने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टॉल। क्या बोलते हैं? स्टॉल। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। आप यहाँ देखो, इट इज़ अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉल। ठीक है, ये जो पार्ट आपका टोटल है दैट इज़ कॉल्ड स्टॉल। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये है आपका हाइपोथैलेमस और ये नीचे का जो पार्ट है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो आप डायग्राम में भी आपने देख लिया। देन नेक्स्ट लाइन है कि पिट्यूटरी इज ऑफन कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं बिकॉज इट सिक्रीट अ नंबर ऑफ हार्मोन्स विच रेगुलेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले जो एंजाइम हैं वो इफेक्ट डालते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे और देन पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं एज पर डिमांड और वो हार्मोन्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। एग्जांपल मैंने वैसे बताया भी है आपको। आप देखो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे TSH दिख रहा है आपको। ठीक है, TSH। ठीक है, TSH एक्चुअली में प्रोड्यूस होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, और ये जो है हार्मोन्स ये इफेक्ट डालता है थायराइड ग्लैंड्स पे। किस पे इफेक्ट डालेगा? थायराइड ग्लैंड्स पे। और थायराइड ग्लैंड्स देन क्या करेंगे? थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको बताया है कि पहले जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे इफेक्ट डालेगा और फिर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसके अकॉर्डिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, TSH ये प्रोड्यूस होता है तब जब हाइपोथैलेमस से TRH निकलता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से TRH। ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है और वो हार्मोन्स एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे इफेक्ट डालेगा और देन TSH प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और TSH जब प्रोड्यूस होगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा थायराइड ग्लैंड पे और थायराइड ग्लैंड्स फर्दर हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में बता दिया। ठीक है,
फिर से उसी लाइन पे आते हैं। आगे आप देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू टू पार्ट्स। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, अच्छे से लर्न कर लो आप। एडिनो हाइपोफाइसिस। सेकेंड जो पार्ट है उसका नेम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एक बार इसकी लिस्ट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और सेकेंड जो पार्ट है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपका पार्स डिस्टेलिस, दूसरा पार्ट है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। देन न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है आपका, न्यूरो हाइपोफाइसिस ये एक्चुअली इसमें कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज लर्न कर लेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट है, पार्स डिस्टेलिस और दूसरा पार्ट है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब्स, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट लोब। इसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट लोब बोलेंगे, ठीक है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पार्स डिस्टेलिस इंटीरियर पिट्यूटरी लोब, पार्स इंटरमीडिया इंटरमीडिएट लोब, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। क्या बोलेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे पार्स डिस्टेलिस को। और ये पार्स डिस्टेलिस जो होगा ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे? तो इसमें फर्स्ट आपका क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, देन प्रोलैक्टिन हार्मोन है, देन थायराइड हार्मोन्स है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलेंगे कंप्लीट नेम इसका। देन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलेंगे, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलेंगे, देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स को पार्स डिस्टेलिस बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद से आते हैं पार्स इंटरमीडिया, मतलब कि इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। पार्स इंटरमीडिएट लोब से क्या क्या रिलीज होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली वन हार्मोन्स कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यहाँ से प्रोड्यूस होगा, शॉर्ट फॉर्म होगा इसका MSH, ठीक है। हाउएवर इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज विद द पार्स डिस्टेलिस। ये चीज़ ध्यान देना कि ह्यूमन के केस में पार्स इंटरमीडिया जो है ये मर्ज हो जाता है किसके साथ? पार्स डिस्टेलिस, दैट मीन्स कि एंटीरियर लोब के साथ ये मर्ज हो जाता है, ठीक है। पार्स डिस्टेलिस बोलेंगे, ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। ये पार्स डिस्टेलिस पार्स इंटरमीडिया के साथ मर्ज हो जाएगा ह्यूमन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूरो हाइपोफाइसिस आर पार्स नर्वोसा। इसका सेकंड नेम क्या है? पार्स नर्वोसा, ठीक है। आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक है, जो मैं अभी बताया था आपको, ठीक है। और ये जो लोब होगा ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस मतलब रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का सेकंड नेम होता है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो आगे डिस्कस करूंगा। ये हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं
और वहाँ पे थोड़े देर के लिए ये स्टोर होते हैं। और एक्चुअली ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन फॉर्म कहाँ पे होता है, ये फॉर्म होता है हाइपोथैलेमस में, और टेम्पोरली ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स में स्टोर होता है और एज पर डिमांड ये रिलीज होते हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं दीज हार्मोन्स दैट मीन्स कि ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन हार्मोन्स आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, मतलब कि जो एक्सॉन्स है ना, ये डायग्राम में ये एक्सॉन है। मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब जो है वो हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ठीक है, और किसके हेल्प से कनेक्ट होगा, न्यूरॉन्स के हेल्प से होगा। न्यूरॉन का जो एक्सॉन पार्ट है उसके थ्रू ये कनेक्ट होगा। ठीक है, डेट्स वाई यहाँ पे क्या मेंशन है, ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक्सोनली मीन्स कि न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन पार्ट है उसके थ्रू ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से कनेक्ट होगा। न्यूरो हाइपोफाइसिस का मीनिंग है कि पोस्टीरियर लोब। ठीक है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करते हैं हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन्स की लिस्ट आपको दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल हार्मोन्स हैं वो 8 हार्मोन्स है। ठीक है, और ये 8 हार्मोन्स एक्चुअली मैं किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब प्लस पोस्टीरियर लोब। ठीक है, मतलब कि जो भी टोटल आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो एंटीरियर लोब से प्रोड्यूस हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लोब से प्रोड्यूस हो, और चाहे वो पोस्टीरियर लोब से प्रोड्यूस है, ये सारे के सारे जो है पार्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, वो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन, का सेकंड नेम होगा आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेट ग्रोथ बाय स्टिमुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये ध्यान देना। और इनका हाइपर सिक्रीशन भी हो सकता है और हाइपो सिक्रीशन भी हो सकता है। हाइपर सिक्रीशन होता है तो जेंजिटिज्म और एक्रोमेगली जैसे डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये लर्न करना होगा। जेंजिटिज्म एंड एक्रोमेगली जैसे डिसऑर्डर हो सकते हैं। और जब हाइपोसिक्रेशन होता है तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। ठीक है, ड्वार्फिज्म हो जाता है। और ये तीनों जो टर्म यहाँ पे मेंशन है, इसको मैं सेपरेटली आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, जेंजिटिज्म, एक्रोमेगली और ड्वार्फिज्म, इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा। देन सेकेंड आप देखो, यहाँ पे सेकेंड हार्मोन है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच। टीएसएच का इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, थायराइड ग्लैंड्स पे। और थायराइड ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देन ये जो थायराइड हार्मोन्स है इनका डिफरेंट रोल है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका क्या है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये एड्रिनल ग्लैंड्स का पेरिफेरल पार्ट होता है ये। ठीक है, वहाँ से ये हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस होगा। देन नेक्स्ट है आपका गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एफएसएच है। और देन जो है आपका क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है और इनका फंक्शन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एफएसएच जो है वो स्टिमुलेट करेगा गेमेट प्रोडक्शन को। ठीक है, गेमेट प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट करेगा। सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। और ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, इनके डेवलपमेंट के लिए ये हेल्प करेगा। और ये आपको क्लास 12th में भी मिलेगा, डिटेल मिलेगा। पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, तो वहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा। वैसे मैं बता दूं कि जब आप ओवरी
आपने कभी भी पढ़ा होगा तो ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है, और ओवम जो है वो फॉलिकल्स के इनसाइड होता है, फॉलिकल्स के इनसाइड होता है। तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है उसी के अंदर ओवम का भी डेवलपमेंट होता है। और फॉलिकल्स जो है जब डेवलप करते हैं तो उनके डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, जैसे ही मैच्योर होता है ओवम रिलीज हो जाता है और फॉलिकल्स जो है कार्पस ल्यूटेम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मैं आपको सेपरेट बताऊंगा, कब बताऊंगा, जब मैं सेपरेटली ओवरी जो आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में लास्ट में ओवरी एक टॉपिक है, तो वहाँ पे मैं फिर से एक बार बताऊंगा। और क्लास 12th में आपका डिटेल है विथ डायग्राम है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, एज पर एलएच। एलएच मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट फंक्शन है। यहाँ पे मेंशन है स्टिमुलेट द लैडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड इंड्यूस सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन induces ovulation of fully matured Graafian follicles and maintenance of carpus luteum in female। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ओव्यूलेशन को हेल्प कर रहा है एलएच, मतलब कि जब ओवम रिलीज होता है तो उस समय रिक्वायर्ड होता है एलएच, और ओवम जब रिलीज हो जाता है तो फॉलिकल्स का जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटम। क्या बोलेंगे उसको? कार्पस ल्यूटम। और इस कार्पस ल्यूटम को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? एलएच करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। ठीक है, और देन इसका सेकंड नेम है लुटियोट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, जिसका फेमस जो नेम है वो है प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन का जो फंक्शन है वो क्या है? मेमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ करना, लैक्टेशन में हेल्प करना, दैट मीन्स कि मिल्क के रिलीज में हेल्प करेगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, मेन जो है वो है इसका क्या फंक्शन? मेमरी ग्लैंड्स में ग्रोथ, वहाँ पे जो मेमरी ग्लैंड्स में जो टिश्यू होते हैं, जो वहाँ के मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका क्या है? हार्मोन्स फ्रॉम द मिडिल लोब पार्ट्स इंटरमीडिया पिट्यूटरी। यहाँ पे सिंगल एक एंजाइम है, वो है क्या है? MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? कंट्रोल्स डिस्पर्सन ऑफ मेलानोफोर्स इन स्किन इन वर्टिब्रेट। इन मैन इट इज ए डाउटफुल। मैन में क्या है? ये डाउटफुल है। ठीक है, इसका भी हाइपर सिक्रेशन होता है, और हाइपर सिक्रेशन से हाइपर पिगमेंटेशन होता है। देन नेक्स्ट आपका क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्चुअली में कहाँ पे एक्ट करता है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये NCERT की लाइन है। एक्ट ऑन अ स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और इसका जब सिक्रेशन होगा तो बॉडी में किस किस पार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा? तो आपके सामने है स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट अ टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट है हार्मोन जो पोस्टीरियर लोब से प्रोड्यूस हो रहा है, वो होगा आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन्स आर ADH, इसका शॉर्ट नेम है, और सेकंड नेम इसका वैसोप्रेसिन है। और ये एक्ट मेनली अटैक किडनी पे ये मतलब इफेक्ट डालेगा, और वहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आप देखो यहाँ पे स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डिस्टल ट्यूबुलस। ठीक है, ट्यूब्यूल्स। डिस्टल ट्यूब्यूल्स का मतलब ये बात कर रहा है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो एंडिंग पार्ट होता है वहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करेगा, एंड देयर बाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हमारे बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू रिटेन हो जाएगा तो वाटर लॉस कम होगा यूरिन के थ्रू। और नेक्स्ट है आपका स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड कॉजेज राइज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, और जब इसका हाइपोसिक्रेशन होता है तो ज़्यादा यूरिन डिस्चार्ज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ में इंसिपिडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, सिमियोइड्स disease is commonly due to degradation of anterior lobe of pituitary glands resulting in dry and wrinkled skin of face and premature aging। अगर एंटीरियर लोब डीजनरेट कर जाए पिट्यूटरी ग्लैंड्स का तो क्या होगा?
ड्राई और रिंकल्ड स्किन ऑफ फेस हो जाएगा और प्री मेच्योर एजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट मैंने हार्मोन के बारे में बताया, पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, अब मैं कुछ पिट्यूटरी हार्मोन्स के हाइपो और हाइपर सिक्रीशन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर है जिसको मैं डिस्कस करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था जेंजिटिज्म के बारे में, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगली के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं इस लेक्चर के साथ ऐड करूँगा। अभी मैंने आपको बताया कि जेंजिटिज्म, एक्रोमेगली, ड्वार्फिज्म, ठीक है, ये सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले एक बार मैं ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस कर लूँ डिटेल। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स का जो सेकेंड नेम है वो क्या है? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको? ग्रोथ हार्मोन का जो सेकेंड नेम है वो है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फंक्शन को एक बार देख लेते हैं और देन जो है जेंजिटिज्म, एक्रोमेगली और डॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल टिश्यूज, मतलब इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? ऑल टिश्यूज पे पड़ेगा। और देन उससे क्या होगा? एक्सेलरेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिविजन्स। ठीक है, हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस एक्सेलरेट कर जाएगी, सेल डिवीजन तेजी से होगा। ठीक है, फास्ट होगा। एंड बाय रिटेनिंग कैल्शियम इन द बॉडी। ठीक है ना, बाय रिटेनिंग कैल्शियम इन द बॉडी, मतलब कि बॉडी में कैल्शियम का रिटेंशन भी बढ़ जाएगा। ग्रोथ हार्मोन्स इनेबल द सेल्स टू टेक अप मोर एमिनो एसिड एंड मोबिलाइज फैट। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो क्या करते हैं? अमीनो एसिड को क्या करते हैं? टेकअप करते हैं। ठीक है, फैट को मोबिलाइज करेंगे। ठीक है, मेक्स द लीवर टू रिलीज ग्लूकोज फॉर एनर्जी सप्लाई। ठीक है, और लीवर से ग्लूकोज का रिलीज होना तेज फास्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी फॉर्म होगी। आप सबको पता है कि ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है आपका ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन हो गया। ठीक है, अब बाय द वे ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है, बाय द वे ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है, इनमें अगर कुछ इम्प्रॉपर हो जाए, ठीक है, इम्प्रॉपर मतलब कि हाइपो सिक्रेशन हो जाए या हाइपर सिक्रेशन हो जाए, जैसे कि आपके सामने ये जो फर्स्ट दिख रहा है ये है ड्वार्फिज्म। और ड्वार्फिज्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइपो सिक्रेशन हो रहा है। हाइपो मीन्स डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के डिफिशियंसी से ड्वार्फिज्म होगा, ये सबसे पहले लर्न करना होगा। और ये अर्ली एज में होगा, ये अर्ली एज में होगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड द बॉडी स्टॉप प्रीमेच्योरली, मतलब कि जो आपके लॉन्ग बोन होंगे या जो बॉडी का ग्रोथ होगा वो पहले क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। मेकिंग द पेशेंट ड्वार्फ। ठीक है, मतलब ऐसा जो पर्सन जिसके अंदर ये डिफिशियंसी होगी ग्रोथ हार्मोन की, तो वो हाइट के अकॉर्डिंग वो डार्फ होगा। ठीक है, और ये अर्ली एज में होता है। देन नेक्स्ट है आपका पिट्यूटरी ड्वार्फ प्रोड्यूस्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, डिफर फ्रॉम दोज रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन हैविंग नॉर्मल इंटेलिजेंसी। ठीक है, मतलब अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं थायराइड हार्मोन से, तो ये थायराइड हार्मोन से डिफरेंट होता है। ठीक है, जो आपका ग्रोथ हार्मोन्स है इसका जो है बॉडी के फिजिकल पार्ट पे पड़ेगा, फिजिकली बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। बट जो थायराइड हार्मोन्स होता है, थायराइड हार्मोन्स की डिफिशियंसी से क्या होगा? इंटेलिजेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका ये ड्वार्फिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसमें दो यहाँ पे मेंशन है पॉइंट जो मैंने पहले भी बताया आपको, जेंजिटिज्म और एक्रोमेगली। जेंजिटिज्म जो होता है ये चाइल्डहुड स्टेज से होता है। ठीक है, इट इज कॉज बाय द एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम चाइल्डहुड। द पेशेंट ग्रो इनटू पिट्यूटरी जाइंट विथ एबनॉर्मल हाइट एंड वेरी लॉन्ग बोन्स। ठीक है, मतलब ये चाइल्डहुड से स्टार्ट होगा और एबनॉर्मल हाइट होगी। ठीक है, लॉन्ग बोन्स हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका क्या है? एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में क्या है कि ये जो है एडोलेसेंस के बाद होता है। इट इज कॉज बाय द एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस स्टेज के बाद होगा।
ठीक है। द बोन्स ऑफ द लोअर जा, ठीक है, ये लोअर जा है ना, ठीक है, ये लोअर जा का एक्सेस ग्रोथ हो जाता है। लिम्स का भी, ये जो है आपके फोर लिम्स है या हैंड लिम्स है, इनका भी एक्सेस ग्रोथ हो जाएगा, मतलब कि आपके जो हैंड और लेग है उनका एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाता है और वो बहुत मतलब बिग साइज का जाइंट स्ट्रक्चर उसका हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे द बोन्स ऑफ द लोअर जा एंड लिम्स बिकम्स एबनॉर्मली लार्ज बट बॉडी डज नॉट अटेन ए जाइंट स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब बॉडी के कंपैरिजन में जो जा होते हैं, लिम्स होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आप सबको पता है द ग्रेट खली। ठीक है, जो इंडिया का WWF का जो फाइटर है वो इसी का एग्जाम्पल है वो। ठीक है, एक्रोमेगली का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन को भी थोड़ा डिस्कस कर लूँ मैं। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क ग्लैंड्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड सिक्रीशन ऑफ आफ्टर डिलीवरी। मतलब कि जब किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल में आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन से क्या होगा, मिल्क ग्लैंड्स में डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे ग्रोथ होगा। और जब डिलीवरी हो जाती है, पार्ट्यूरेशन हो जाता है, मतलब कि बेबी का जब बर्थ हो जाता है, तो उस टाइम पे मिल्क सिक्रेशन में भी प्रोलैक्टिन हेल्प करता है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मेन जो रोल होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन का, बिकॉज ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स होता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम अगर मिल्क इजेक्ट होता है तो वो इजेक्ट होता है ऑक्सीटोसिन के हेल्प से होता है। ठीक है, ये ध्यान देना होगा, ऑक्सीटोसिन के हेल्प से इजेक्शन होता है। बट जब वन टाइम इजेक्ट हो जाता है, ठीक है, देन उसके बाद से प्रोसेस को स्मूथ बनाता है कौन है, प्रोलैक्टिन स्मूथ बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन है सिक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन है, इन मेल्स and women who are not breastfeeding, the prolactin inhibiting hormones produced in the hypothalamus suppress the prolactin synthesis in the anterior pituitary। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप सबको पता है कि मेल जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराता है, और वोमेन्स में जिनका अभी डिलीवरी नहीं है या जिनके अभी न्यू बॉर्न बेबी नहीं बर्थ हुआ है, तो उनमें भी मिल्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो है वो इफेक्ट डालता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जब ऐसा करेगा तो एंटीरियर लोब से प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा, एंटीरियर लोब से प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि मतलब उसका फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे ये मेंशन है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, द इनहिबिशन इज रिमूव्ड, ठीक है, इन नरिशिंग मदर बाय नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस व्हेन द इन्फेंट सक ऑन निपल्स। ठीक है, मतलब ये जो इनहिबिशन ऊपर वाले केस में हुआ है, ये कब रिवर्स हो जाएगा, जब कोई भी किसी मदर का या किसी वुमेन का जब इन्फेंट निपल्स को शक करता है तो उससे क्या होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, और जिससे मिल्क अगेन क्या होता है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोलैक्टिन के बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे डिस्कस करेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीटोसिन दो चीज़ों से रिलेटेड है, एक है आपका यूट्रस से इसका रिलेशन है, और दूसरा मिल्क इजेक्शन से इसका रिलेशन है। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। It is released into the blood when the hypothalamic neurons are stimulated by widening of uterus at a time of delivery। ठीक है, ध्यान देना कि पहली कंडीशन जो है ऑक्सीटोसिन की रिलीज होने की तब होगी जब यूट्रस का वाइडनिंग करना होगा। यूट्रस की वाइडनिंग तब होगी जब डिलीवरी का टाइम होगा, उस टाइम पे। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन होगा, सकिंग ऑफ द ब्रेस्ट बाय द इन्फेंट, जब इन्फेंट फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट को सक करता है तो ऑक्सीटोसिन जो है उस समय मिल्क रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, मिल्क रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इट इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये मैंने पहले भी बताया आपको, और ये स्मूथ मसल्स आपके यूट्रस में भी है। ठीक है, और आपके ब्रेस्ट में भी है। ठीक है,
इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है ए, ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द यंग वन। बी क्या है, मायो इपिथेलियल सेल्स ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स टू कॉज रिलीज ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द सकिंग। सकिंग समझ रहे हो, सक करना क्या है, इम्पल्स है, ठीक है, इज अ काइंड ऑफ इम्पल्स, ठीक है, बाय द इन्फेंट बिकॉज ऑफ इट्स रोल। ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ये भी आपको लर्न करना होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे नेक्स्ट जो है वो है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का सेकेंड नेम आप सबको पता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है अलोंग विद द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और कहाँ पे, नेफ्रॉन्स के एंडिंग पार्ट जो जिसको क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, वहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और साथ ही साथ वहाँ पे मिनरल्स का भी, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। देन एक लास्ट पॉइंट है, वैसोप्रेसिन आल्सो स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द आर्टियोल्स, ठीक है। आर्टियोल्स इज अ ब्रांच ऑफ आर्टरी, देयर बाय इनहांसिंग द एट्रियल ब्लड प्रेशर एंड हैंस इट नेम वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो ये वैसोप्रेसिन का पॉइंट हो गया आपका। बाय द वे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी कभी एडीएच की या वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन की डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब कि डिफिशियंसी ऑफ एडीएच जब होता है तो उस समय वो यूरिन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे पिनियल ग्लैंड्स।